सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन के कुछ की नोट्स। अगर हम की नोट्स की बात करते हैं तो इसमें 1 से लेकर के 54 तक, कितना हमने बताया 1 से लेकर के भाई 54 तक, 1 से लेकर के 54 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम 55 से लेकर के 100 तक जाएंगे। ठीक है, तो देखो चलो शुरुआत करते हैं। ये जॉन मिल्टन के कुछ की नोट्स हैं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। यकीन मानिए 2-3 बार इनको जरूर जो है पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो कोटेशन बीच बीच में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो भी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। पहले ही कोटेशन है, टू रेन शासन करना इज बर्थ एम्बिशन। बर्थ मींस होता है लाइक, एम्बिशन इच्छा, दो यद्यपि इन हेल, हेल का मतलब नरक में। तब वो कहता है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बेटर टू रेन। बेटर टू रेन का मतलब होता है अधिक अच्छा है, टू रेन शासन करना इन हेल नरक में, देन सर्व इन हेवन यानी कि स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है। उसने कहा स्वर्ग में नौकरों की तरह या सेवा करते हुए रहने से अच्छा है नरक में राजा की तरह रहूं, नरक में राज्य करूं। ये कौन कहता है? सटन कहता है। कौन कहता है दोस्तों? सटन कहता है। और किसमें कहता है? पैराडाइज लॉस्ट में कहता है। ध्यान बनाए रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्यारी सी है। राज करने के लिए हालांकि नर्क में महत्वाकांक्षा के लायक है, यानी कि नर्क जो है वो हमारी एम्बिशन को पूरा करने लायक है। तब वो कहता है कि स्वर्ग में सेवा करने की तुलना में नर्क में शासन करना बेहतर है। क्या बताया हमने? स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है, स्वर्ग में सेवा करने की तुलना में नर्क में शासन करना बेहतर है। तो नर्क में शासन करना अधिक अच्छा है। कौन मानता है ऐसा? मिल्टन। आगे नेक्स्ट दूसरी कोटेशन दोस्तों, दूसरी कोटेशन ए बी पैराडाइज लॉस्ट की है। दूसरी कोटेशन हमारी ए बी पैराडाइज लॉस्ट की है। बोले ऑल इज लॉस्ट, कहते ना कि सब कुछ खो जाए तो भी परवाह नहीं यार, एक बार हम अगर हार भी जाते हैं तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि हम जिंदगी हार गए हैं। ठीक है, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर से वही संघर्ष करेंगे। हमको हारना नहीं है, क्योंकि जीतना ही है। और जितना ही जब तुमने अपना मकसद बना लिया तो कितनी बार गिरोगे, गिरने दो, जितनी बार भी गिरोगे उतनी बार तुम बेहतर तरीके से सवाल करके उठोगे। तो उन्होंने कहा ऑल इज नॉट लॉस्ट। बोले चलो कोई बात नहीं, मैं ये युद्ध ही तो हारा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ हार गया। दी अनकंक्योरेबल, कंक्योरेबल का मतलब होता है अजय, जिसे जीता ना जा सके, एक ऐसी इच्छा ओके जिसको जीता ना जा सके। यानी कि तुमने युद्ध ही तो जीता है, ना कि मुझे मेरी इच्छा से हरा दिया। कहते नहीं सब कुछ हार जाओ लेकिन मन से कभी मत हारो, हिम्मत कभी मत हारो। तो वही बात यहां पर बोली गई। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेने का अध्ययन। लोग कहते नहीं बहुत स्टडी करते हैं आप रिवेंज को, यानी कि कैसे बदला लेना, कहां बदला लेना, किस तरीके से लेना, बड़ा प्लानिंग करते हैं। इमोर्टल हेट, और जो हेट है ना वो कभी भी समाप्त नहीं होती। एंड द करेज, करेज का मतलब होता है साहस, नेवर टू सबमिट आर यील्ड, और अगर जो साहसी व्यक्ति होता है वो कभी किसी के सामने समर्पण नहीं करता। नेवर टू सबमिट आर यील्ड मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, यहां से अपने आप समझ आ जाएगा कि सब खोया, सब कुछ नहीं खोया, जीतने की इच्छा है और बदला लेने का हमने स्टडी किया है। घृणा जो है वो हमारी ऐसी ही रहेगी और कभी भी प्रस्तुति या उपज करने का साहस नहीं। ये कहां से? पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं। इसके बाद एक मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन बोली गई है दोस्तों, जिसको जॉन मिल्टन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करते हुए बोली थी। और इस स्पीच को मेरे दोस्तों जॉन मिल्टन जी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करते हुए बोला है। क्या जॉन मिल्टन जी कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को, और ये कह करके, क्या कह करके कि जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, हैथ का मतलब पोइट्री में हैज होता है, हैज अ शार्प एंड डबल एज। क्या है स्वतंत्रता को? उन्होंने क्या बोला कि स्वतंत्रता जो है वो एक तेज और दो धारी तलवार है, यानी कि दोहरी किनारे वाली, दोनों तरफ से, जैसे नहीं एक ऐसी तलवार जिसके इस तरफ भी धार हो और उस तरफ भी धार हो। ठीक है, फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाय अ जस्ट एंड वर्चुअस मैन। तब वो कहते हैं फिट, फिट का मतलब सही, ओनली यानी कि जो केवल न्यायपूर्ण और गुणी पुरुषों द्वारा संभाले जाने के लिए उपयुक्त है। लेकिन जो दो धारी तलवार होती है जिसके दोनों तरफ बहुत शार्प होता है, वो वही व्यक्ति उस तलवार को बेहतर तरीके से संभाल सकता है जिसको उस तलवार को संभालने में क्या हो? टैलेंट हो, बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से वो तलवारबाजी में एक्सपर्ट हो, वही अच्छे से संभाल सकता है। तब यहां पर कहा गया फिट ओनली टू बी, वही व्यक्ति केवल फिट होगा हैंडल करने के लिए जस्ट, जो न्यायी हो, वर्चुअस गुणी मैन आदमी हो। टू बैड एंड डिसल्यूट व्यक्ति इट बिकेम्स अ मिसचीफ अनवाइडली इन देयर ओन हैंड्स। इन देयर ओन हैंड्स मतलब ये हुआ कि बुरे लोगों को जिस अंकुश की आवश्यकता है, ठीक है, तो इसमें बुरे लोगों की बात की गई है, बिकम्स अ मिसचीफ अनवाइडली
एंड देयर ओन हैंड्स। इसमें किसकी बात कर रहे हैं वो? फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो ये लाइन भी ध्यान बनाए रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है जॉन मिल्टन की। और अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आई है पैराडाइज लॉस्ट की, जो कि पैराडाइज लॉस्ट हमारा तुम्हें पता है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। 1667 में इसको पब्लिश किया गया। जब पहली बार इसको पब्लिश किया गया था, फर्स्ट एडिशन इसका आया था, तो इसमें 10 बुक्स थी। लेकिन जब दूसरी बार इसका सेकेंड एडिशन 1674 में आया था, तब इसमें टोटल 12 पुस्तकें थी। ये भी ध्यान बनाए रखना। तब उन्होंने कहा फ्रीली बी सर्व, हम सेवा करते हैं, बिकॉज क्योंकि बी फ्रीली लव, ओके, एज इन आवर विल टू लव आर नॉट इन दिस बी स्टैंड आर फॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र रूप से हम सेवा करते हैं। फ्रीली बी सर्व का मतलब होता है हम सेवा करते हैं। कैसे? बोले फ्रीली करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी के दबाव या जबरदस्ती से नहीं। बिकॉज बी फ्रीली लव, क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से खुलकर लव करते हैं, खुलकर प्यार करते हैं। एज इन आवर विल टू लव और नॉट। फिर वो कहते हैं प्यार करना या ना करना ये मेरी इच्छा पर डिपेंड करता है। इज इन आवर विल, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। टू लव, प्यार करना, और नॉट, ना करना। इन दिस बी स्टैंड आर फॉल, और इस तरीके से हम या तो स्टैंड करते हैं यानी कि उत्थान करते हैं, आर फॉल, या हमारा पतन होता है। ठीक है, तो ये भी हमारी पैराडाइज लॉस्ट की जो है लाइनें हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला 55 नंबर पे देखो, टू रेन। अच्छा, ये तो ये 55, 56 और 57 यानी कि 55, 56, 57 ये तीनों अभी हमने इमेज के थ्रू क्लियर किया है। कैसे क्लियर किया है? इमेज के थ्रू। तो अब हम सीधे किस पे चलेंगे? 59 पर। 59 देखो, 59 देखो, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट। ये कहा गया कि सैमसन एगोनिस्ट किस तरीके का वर्क है। तो एक वर्स प्ले है। कभी कभी इसमें ये भी आता है कि ये एक वर्स प्ले होने के साथ साथ में एक ट्रेजेडी है, और ये किस तरीके की ट्रेजेडी है, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। और ये किसके साथ पब्लिश हुआ? सैमसन एगोनिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिलीला इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये जो आया था वो 1671 में पैराडाइज रीगेंड के साथ में इसको पब्लिश कराया गया था। तो ये वर्स प्ले है सैमसन एगोनिस्ट, ध्यान रखना। अच्छा, साथ ही साथ में ये एक हम ही बता देते हैं, चलो, क्लोसेट ड्रामा है। क्या है? क्लोसेट ड्रामा है। क्लोसेट ड्रामा वो होता है जो सिर्फ पढ़ने के लिए यूज होता है, परफॉर्म करने के लिए नहीं। लाइफ ऑफ मिल्टन, जो लाइफ ऑफ मिल्टन है, हैज बीन रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया लाइफ ऑफ मिल्टन? तो सैमुअल जॉनसन के द्वारा। दोस्तों, किसके द्वारा? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। 61 नंबर पे पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो पब्लिश हुआ है 1667 में इन लंदन में। हु वाज इट्स पब्लिशर? अर्थात पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश कराने वाला पब्लिशर कौन था? तो सैमुअल सिमोन्स। ध्यान बनाए रखना इनका नाम। पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किसने करवाया था? पब्लिशर कौन था? तो सैमुअल सिमोन्स थे। कौन थे? सैमुअल सिमोन्स। नेक्स्ट जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्यार से इसको समझिएगा, तुरंत समझ आ जाएगा। हु रोट, किसने लिखा दी पैराडाइज लॉस्ट को? सोज ऑफ, दिखाने के लिए मिल्टन्स पार्टिकुलर पावर, पिक्यूलियर पावर, विशेष शक्ति को, टू एस्टोनिश एंड दैट Milton seems to have been well acquainted with his own genius and to know what it was that nature had bestowed upon him more beautifully than upon others. The power of displaying the vast, illuminating the splendid, okay, enforcing the awful, darkening the gloomy and aggravating the dreadful. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। Who wrote डेड पैराडाइज लॉस्ट? सोच, यानी कि किसने लिखा कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन की अजीबोगरीब शक्ति को दिखाता है, मिल्टन की पिक्यूलियर पावर को शो करता है, दिखाता है, पिक्यूलियर पावर को, अजीबोगरीब शक्ति को दिखाता है। ये बात कोई किसने कही? इसके बाद में, और ये कि मिल्टन अपनी खुद की प्रतिभा से अच्छी तरह से परिचित है। एस्टोनिश्ड that Milton seems to have been well acquainted, बहुत अच्छी तरीके से परिचित है, with his own genius, अपने खुद की प्रतिभा से, and to know what it was that nature had bestowed upon him more beautifully, और यह जानने के लिए कि प्रकृति ने उन्हें क्या दिया है उससे कहीं अधिक उदारता से दूसरों पर विशाल को प्रदर्शित करने, शानदार को रोशन करने, भयानक
सटीकता को लागू करने, अंधेरे को काला करने और भयानक को उत्तेजित करने की शक्ति, डार्कलिंग दी ग्लूमी एंड एग्रीवेटेड दी ड्रेडफुल। तो ये पूरा का पूरा कमेंट किसने करा? सैमुअल जॉनसन ने। किसने करा? सैमुअल जॉनसन का। बहुत लंबा कमेंट है, उनके बारे में ध्यान बनाए रखना। क्या क्या कमेंट है मैं एक बार फिर कर देता हूं कि टू नो व्हाट इट वाज दैट नेचर, ये जानने के लिए कि प्रकृति क्या है, नेचर हैड बिस्टोड अपॉन हिम मोर ओके बाउंटीफुली एंड अपॉन अदर्स द पावर ऑफ displaying the vast, illuminating the splendid, enforcing the awful, darkening the gloomy, aggravating the dreadful। ये सब चीजें सैमुअल जॉनसन ने किसके बारे में कही? पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। 63 नंबर पे अगर हम बात करें, 63 नंबर पे पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग्स अ पोएम अबाउट सिविल वॉर, सतन रेजेज ओके इम्पायस war the heavenly by leading a third of angel in revolt against God। देखो, पैराडाइज लॉस्ट अन्य बातों के अलावा गृह युद्ध के बारे में एक कविता है। पैराडाइज लॉस्ट में हम अमंग दी अदर थिंग्स अन्य चीजों को भी देखते हैं, अ पोएम अबाउट सिविल वॉर। लेकिन ये पूरी पोएम जब आप पढ़ोगे पैराडाइज लॉस्ट को, तो उसमें एक सिविल वॉर जैसा दिखता है, गृह युद्ध जैसा दिखता है, जिसमें सतन जो है वो रेजेज इम्पायस वॉर ऑफ हेवनली। इसमें जो सतन होता है वो भगवान के खिलाफ विद्रोह में 1/3 स्वर्गदूतों का नेतृत्व करके, यानी कि इसमें क्या करता है ये सतन रेजेज इम्पायस वार ऑफ हेवनली बाय लीडिंग अ थर्ड ऑफ एंजल्स, 1/3 देवदूतों को अपनी ओर कर लेता है या उन्हें मजबूर कर देता है रिवोल्ट करने के लिए अगेंस्ट गॉड, भगवान के खिलाफ। हु सेड, ऐसा किसने कहा? जॉन लियोनार्ड ने। किसने कहा? जॉन लियोनार्ड ने। इसके बाद में ही इंटरप्रिटेटेड पैराडाइज लॉस्ट, ही उसने इंटरप्रिटेट किया किसको? पैराडाइज लॉस्ट को एज जीनियस जिन्योन क्रिश्चियन मोरालिटी टेल। मतलब ये हुआ भैया कि किसने ये तर्क दिया किसने, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को एक वास्तविक ईसाई नैतिकता की कहानी के रूप में व्याख्या की। उसने इंटरप्रेटेट किया, व्याख्या किया किसको? पैराडाइज लॉस्ट को। किसके रूप में? अ जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी टेल के रूप में। किस रूप में दोस्तों? जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी टेल, कहानी के रूप में। ठीक है, तो ये भी ध्यान बनाए रखना कि किसके रूप में उन्होंने क्या करा। एंड आर्गूड, आर्गूड का मतलब होता है भैया तर्क देना, और तर्क दिया कि कविता में मिल्टन की स्थिति में कोई विरोधाभास नहीं था, कि आर्गूड दैट देयर वाज नो कंट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास नहीं था इन मिल्टन्स पोजीशन, मिल्टन की पोजीशन में, इन दी पोएम, पोएम में सिंस, जबकि मिल्टन बिलीव्ड, विश्वास करते थे डेट की गॉड वाज हिज नेचुरल सुपीरियर, जबकि जो जॉन मिल्टन थे वो तो इसी बात को मानते थे कि भगवान उनके स्वाभाविक श्रेष्ठ हैं, यानी कि क्या है? नेचुरल जो है वो सुपीरियर है, उनसे श्रेष्ठ हैं, और चार्ल्स स्टुअर्ट नहीं थे। एंड दैट चार्ल्स स्टुअर्ट वाज नॉट, ना कि चार्ल्स स्टुअर्ट, तो हु वाज ही, ये ही कौन है? तो कौन है? C.S. लेविस। कौन है? C.S. लेविस। एक बार फिर समझ लो कि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट की एक वास्तविक ईसाई नैतिकता की कहानी के रूप में व्याख्या की। उन्होंने, किसने? ही ने। ठीक है, तो यहाँ पे ही कौन है? पैराडाइज लॉस्ट को इस तरीके की व्याख्या कौन कर रहा है? पैराडाइज लॉस्ट की एक वास्तविक ईसाई नैतिकता की कहानी के रूप में व्याख्या कौन कर रहा है? और तर्क दे रहा है कि कविता में मिल्टन की जो स्थिति है वो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक है, तो ये ही जो कौन है वो C.S. लेविस है। ध्यान बनाए रखना, हु वाज ही, और ही कौन है? C.S. लेविस। तो अगर आपसे पूछा जाए C.S. लेविस ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में क्या कहा, तो सीधी सी बात है उन्होंने इंटरप्रेटेट किया था, यहां पर ही की जगह पर किसको रख दोगे? C.S. लेविस को रख दोगे, यानी कि C.S. लेविस ने इंटरप्रेटेड किया किसको? पैराडाइज लॉस्ट को अ जेन्युइन क्रिश्चियन, किसके रूप में? कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ना वो जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी टेल है। और आर्गूड, ये भी आर्गू किया C.S. लेविस ने दैट देयर वाज नो कंट्राडिक्शन इन मिल्टन्स पोजीशन, मिल्टन की पोजीशन में देयर इज नो कंट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। चलो आगे देखो भैया, अगला, हु आर्गूड, किसने आर्गू किया दैट कि मिल्टन डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ट सिंस द गॉड इज क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ड गॉड। किसने तर्क दिया कि भगवान को दुष्ट बनाने के लिए मिल्टन श्रेय के हकदार हैं, यानी कि मिल्टन ही इस बात को डिजर्व करते हैं, इस बात का मिल्टन को ही क्रेडिट जाता है भगवान को बिग्ड बनाने के लिए। सिंस द गॉड इज क्रिश्चियनिटी इन अ बिग्ड गॉड, क्योंकि सिंस का मतलब यहां पे दोस्तों एज अ कंजक्शन हुआ है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्योंकि लगेगा। ठीक है, क्योंकि ईसाई धर्म का भगवान दुष्ट भगवान है। उन्होंने कहा द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का भगवान इज मीन्स है अ बिग्ड गॉड। कौन है? एक दुष्ट भगवान है। तो विलियम एप्सन ऐसा कहने वाले, ऐसा आर्गुमेंट करने वाले कौन है? विलियम एप्सन। विलियम एप्सन ने आर्गू किया था कि मिल्टन डिजर्व क्रेडिट टू मेकिंग गॉड विक्ट
सिंस द गॉड इज क्रिश्चियनिटी इज द बिग गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट जो है कमेंट यहां पर आ रहे हैं, जरा समझिएगा। अगला उन्होंने कहा द रीजन, वह रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड and at liberty when of devils and hell is because he was a true poet and of the devil's party without knowing it। तो इतना पॉइंट अब हम नोट कर लेते हैं, डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। जब इतना आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि शैतान जो डेविल्स की पार्टी के जाने बिना ही वो उनकी तरफ से थे। तो ऐसा कमेंट करने वाले कौन थे? विलियम ब्लैक थे। विलियम ब्लैक ने जॉन मिल्टन के ऊपर कमेंट किया था कि जॉन मिल्टन जो है बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे ही डेविल्स की पार्टी की तरफ से थे। वो किसको प्रमोट कर रहे थे? डेविल्स की पार्टी को। ऐसा पढ़ करके उन्हें फर्स्ट बुक जब उन्होंने पढ़ी तो उन्हें ऐसा लगा कि इसमें जो है क्राइस्ट हीरो ना होकर के, जीसस क्राइस्ट हीरो ना होकर के इसके हीरो कौन है? जो है सैटन को माना है उन्होंने। सैटन इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। अगला, पैराडाइज लॉस्ट हैज इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क्स बाय वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है अच्छी तरीके से पेंटर इनग्रेविंग इन 1974 हु एग्जीक्यूटेड अ सेट ऑफ 10 कलर्स। तो वो कौन थे? ओके, देखो यहां पर क्या कहा गया है। सल्वाडोर डाली पैराडाइज लॉस्ट को 1974 में प्रसिद्ध चित्रकार उत्कीर्णन द्वारा दृश्य कार्यों को प्रेरित किया है। उन्होंने 10 रंगों का एक सेट निष्पादित किया। ठीक है, इनग्रेविंग, तो ही एग्जीक्यूटेड अ सेट ऑफ 10 कलर्स। ऐसा व्यक्ति कौन था? सल्वाडोर डाली। कौन थे? सल्वाडोर डाली। सल्वाडोर डाली। 68 नंबर पे एक बार देखिएगा दोस्तों, 68 नंबर पे एक बार देखो, द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव। ओके, 1808 इज एन इलस्ट्रेशन, एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन का मतलब उदाहरण है ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट का। इट्स रिटन बाय, और ये किसके द्वारा लिखा गया? विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया दोस्तों। किसके द्वारा? द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 एक है पैराडाइज, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का ही एक चित्रण है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो देखो यहां पे समझने वाली बात यह है, द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 ये एक वर्क का नाम है, और ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया? विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया। लेकिन ये किसको इलस्ट्रेशन है, किसका उदाहरण है? तो मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का ही वो उदाहरण है। तो ध्यान बनाए रखना, ये इस तरीके के ही सवाल टीजीटी में पूछे जाते हैं कि उन्होंने पूछ लिया द टेम्पटेशन एंड द फॉल ईव 1808 किसने? तो तुम समझोगे यार ये पैराडाइज लॉस्ट की बात चल रही है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पे ये पैराडाइज लॉस्ट की बात चल रही है और आप मिल्टन लगा करके चले आओगे, जबकि ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है ही नहीं। ये तो एक वर्क का नाम है, ना कि लाइनें है पैराडाइज लॉस्ट की। ठीक है, तो ये विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। अगला 69 पे देखिएगा। 69 पे अगर हम बात करें, इन सिन, सिन का मतलब होता है तुम जानते हो पाप, डेथ मृत्यु, एंड द डेवल। ओके, सिन डेथ एंड द डेवल, सिन डेथ एंड द डेवल, जो कि 1792 में लिखा गया। ये हु सर्टिफाइड द पॉलिटिकल बैटल, कौन सर्टिफाइड करता है पॉलिटिकल बैटल को? बिटवीन पिट एंड थारलू। ओके, एज आ सीन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। पिट इज डेथ, ओके, थारलो इज सैटर्न विद क्वीन चार्लोट एज सिन इन द मिडिल। तो कौन होते हैं वो? जो जेम्स गिलरे, गिल्ले कह सकते हो, गिलरे। ठीक है, यानी कि सिन डेथ एंड द डेवल, ये एक वर्क का नाम है। सिन डेथ एंड द डेविल क्या है? 1792 में आया था। अब वो कहते हैं किसने? पिट और थुरलो, पिट एंड थुरलो। पिट क्या है इसमें? पिट डेथ है। ओके, थुरलो सटन विद क्वीन चार्लोट कौन है? सिन है। तब यहाँ पे समझना है किसने पिट एंड थुरलो के बीच राजनीतिक लड़ाई को पैराडाइज लॉस्ट के एक दृश्य के रूप में चित्रित किया है। बीच में सिन के रूप में क्वीन चार्लोट। ओके, सिन के रूप में किसको दिखाया गया है? क्वीन चार्लोट को दिखाया गया है। आगे देखो, ठीक है, पिट डेथ और थार्लो को सटन के रूप में, पिट को डेथ के रूप में, थार्लो को सटन के रूप में। तो ये कौन है? जेम्स गिलरे। तो अब एक चीज ध्यान बनाए रखना कि सिन डेथ एंड डेविल, सिन डेथ एंड डेविल को किसने लिखा? जेम्स गिलरे ने लिखा। जिसमें पिट को क्या? पिट क्या है? डेथ है। थुरलो क्या है? सटन है। क्वीन चार्लोट कौन है? सिन है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला 70 नंबर पे, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल डिस्क्राइब द पोइट्स विजिट टू द हेल, अ डिवाइस अडॉप्टेड फ्रॉम दांतेज डिवाइन कॉमेडी। दांते की डिवाइन कॉमेडी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट,
हु इज द पोइट विलियम ब्लैक। मतलब ये हुआ भाई कि द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में कवि की नरक की यात्रा का वर्णन है। ये भी एक वर्क का नाम है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। और अगर ये विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है तो इसमें किसको डिस्क्राइब किया गया है? डिस्क्राइब द पोएट्स विजिट टू हेल। इसमें डिस्क्राइब किया गया है कवि की नरक की यात्रा का वर्णन किया गया है, जो दांते की डिवाइन कॉमेडी और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से अपनाई गई एक तरीका है। यानी कि उन्होंने इस डिवाइस को अडॉप्ट किया। कहां से अडॉप्ट किया? तो दांते की डिवाइन कॉमेडी को पढ़ा था और इसके बाद मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ करके उन्होंने इस तरीके का डिवाइस को अपनाया। किसने? विलियम ब्लैक ने। और फिर लिखा एक वर्क, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। 70 के बाद सीधे 83 पे आ गए। चलिए एक पेज छूटा हुआ है बीच में 70 के बाद, मैं उसे अभी बीच के जितने भी छूटे हुए हैं सही कर देंगे, ठीक है? कोई नहीं, 83 पे जाओ सीधे। अब 83 में क्या कहा गया है? बोले नेम द अमेरिकन ऑथर। उस अमेरिकन ऑथर का नाम लिखना है रोड पैराडाइज लॉस्ट, जिसने पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल इन 1994। पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल इन 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोएम। तो जोसेफ लैंजारा। कौन है? जोसेफ लैंजारा। मिल्टन की यहां पे क्या सीधे सीधे उन्होंने कहा है उस अमेरिकन लेखक का नाम बताइए जिसने एपिक कविता पर आधारित 1994 में पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल लिखा। यानी कि ये एक जोसेफ लैंजारा थे। उन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल। पैराडाइज लॉस्ट द नोवेल ये 1994 में लिखा है और बेस्ड अपॉन द एपिक पोएम, बेस्ड ऑन द एपिक पोएम, और ये एक एपिक पोएम पर आधारित है। ये किसने लिखा? उस अमेरिकन ऑथर का आपको नाम बताना है। तो जोसेफ लैंजारा उन अमेरिकन ऑथर का नाम है। अगला हम 84 पे बात करेंगे। एन अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म, एक अमेरिकन ड्रामा है और एक थ्रिलर फिल्म है, ठीक है? अमेरिकन ड्रामा थ्रिलर फिल्म द डेविल्स एडवोकेट। कौन सी है? द डेविल्स थ्रिलर फिल्म है और उसका नाम है द डेविल्स एडवोकेट 1997। फिर रिपीट कर रहा हूं भैया, द डेविल्स एडवोकेट 1997। ओके, पैसिनोज कैरेक्टर इज नेम्ड आफ्टर। तो ये जो पैसिनोज कैरेक्टर है, ये जो इसे हम पचिनो भी कह सकते हैं, पचिनोज का किरदार का नाम है, वो कहां से लिया गया है? जॉन मिल्टन से। कहां से? जॉन मिल्टन से। अगला जॉन मिल्टन डिफाइन करते हैं हिज व्यूज ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, ओके, इन दी प्रीफेस ऑफ। किसके प्रीफेस में डिफाइन करते हैं? जॉन मिल्टन ने प्रस्तावना में ग्रीक ट्रेजेडी के अपने विचारों को परिभाषित किया। किसमें? सैमसन एगोनिस्ट में। किसमें? सैमसन एगोनिस्ट में दोस्तों। किसमें? सैमसन एगोनिस्ट में। 86 नंबर पे बात करते हैं ट्रेजेडी। 86 नंबर पे देखो, ट्रेजेडी एज इट वाज एंसेंटली कंपोज्ड हैथ बीन एवर हेल्ड the gravest, moralist and most profitable of all other poems. Therefore said Aristotle to be power by raising pity and fear or terror to purge of mind of those such like passions, that is to temper and reduce them to just measure with a kind of delight. अब पहले इतना ही समझ लो, बड़ा लंबा है ये। त्रासदी जैसा कि प्राचीन काल में यानी कि ट्रेजेडी को लिखा जाता था, रचा जाता था, को कभी भी अन्य सभी कविताओं में सबसे गंभीर, नैतिक, सबसे अधिक लाभदायक माना गया। इसीलिए जो हमारे अरिस्टोटल साहब थे उन्होंने कहा कि दया और भय, पिटी एंड फियर, या आतंक को बढ़ाकर शक्ति का होना, मन को शुद्ध करने के लिए उन और इस तरह के जुनून जो कि गुस्सा करना है या उन्हें एक तरह की प्रसन्नता के साथ मापने के लिए कम करना है, पढ़ने या उन जुनूनों को अच्छी तरह से नकल करने के लिए प्रेरित किया गया है। सीधी सी बात है, इसमें सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं। उन्होंने कहा है कि टू टेम्पर एंड रिड्यूस, कम करने के लिए, देन आ जस्ट मेजर विद अ काइंड ऑफ डिलाइट, ओके, स्टिर्ड अप एंड रीडिंग और सीइंग दोज पेशंस ऑल वेल इमिटेटेड, नॉर is nature wanting in her own effect to make good his assertions, for so in physic things of melancholic hue and quality are used against melancholy, okay, sore against sore, salt to remove salt, humor in which बर्क मिल्टन wrote it। तो ये सब चीजें मिल्टन ने किस में लिखा? सैमसन एगोनिस्ट में। सैमसन एगोनिस्ट में उन्होंने कहा कि प्रकृति अपने प्रभाव में अपने दावों को अच्छा
बनाने के लिए इच्छुक है, क्योंकि भौतिक चीजों की उदासी के रंग और उसकी जो क्वालिटी का उपयोग उदासी के खिलाफ, यानी कि जो कहते हैं टिट फॉर टॉट, जैसे सोर अगेंस्ट सोर है, खट्टे के खिलाफ खट्टा, साल्ट टू रिमूव साल्ट, ह्यूमर यानी कि जो नमक होता है, साल्ट टू रिमूव सॉल्ट यानी कि नमक के हास्य को दूर करने के लिए किया जाता है। तो मिल्टन ने इसे किस ग्रंथ में लिखा है? तो इसको सैमसन अगोनिस्ट में लिखा है। ठीक है, अगला देखो, मिल्टन्स रोट इलेजिया। यहां पे आया मिल्टन्स रोट हिज एलेजिया प्रिमा, आ फर्स्ट लैटिन एलेजी। तो मिल्टन की ये पहली, ध्यान बनाए रखना, अगर पूछा जाए मिल्टन की सबसे पहली एलेजी कौन सी है, टू अ फ्रेंड फ्रॉम सेंट पाउल्स, जो कि उसके सेंट पाउल्स जो स्कूल था वहां से उसके दोस्त थे, हिज नेम वाज, और उसका नाम क्या है? तो चार्ल्स ड्यूडटी। क्या नाम है? चार्ल्स ड्यूडटी। मिल्टन ने अपनी एल्गिया यानी कि एलेजिया प्राइमा में जो कि उनकी पहली लैटिन एलेजी है, सेंट पॉल के एक दोस्त के लिए लिखा। और उस सेंट पॉल के समय से ही, जब सेंट पॉल स्कूल में ये पढ़ते थे, उस समय से ही ये दोस्त थे चार्ल्स ड्यूडटी के। देखो, बचपन के दोस्त इनके चार्ल्स ड्यूडटी थे, ठीक है, जिनके लिए एक एलेजी लिखी थी, और वो एलेजी लिखी थी 1739 में। और इसके बाद में एक इनके यूनिवर्सिटी दोस्त थे, यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे, ओके, किंग एडवर्ड किंग। तो उनके लिए इन्होंने 1637 में एक एलेजी लिखी, लैसिडस। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। देखो अगला 88 नंबर पे, हु रोट, किसने लिखा? अ पोएम एपिटाफ, ये एपिटाफ ऑन द एडमायरेबल ओके ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि सीधे सीधे यहां पे कहा गया कि हु रोट, किसने लिखा, कविता किसने लिखी थी, कौन सी कविता? एपिटाफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। ये वाली कविता किसने लिखी? तो जॉन मिल्टन ने। कौन सी? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एपिटाफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर, तो ये जॉन मिल्टन ने। अगला आर्केड्स और कॉमर्स, ये दो इनके वर्क हैं, ठीक है। आर मिल्टन्स टू फेमस, ये क्या है? मास्क है इनके। क्या है? आर्केड्स और कॉमर्स इनके दो प्रसिद्ध मास्क हैं, जिनको जो है लुडलो कैसल में प्रेजेंट किया गया था। आगे, जस्ट बिफोर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के ठीक पहले 1674 में मिल्टन ने सुपरवाइज किया a second edition of Paradise Lost, okay, accompanied by an explanation of why the poem, okay, rhymes not, and prefatory verses by Andrew Marvell। 1674 में अपनी मृत्यु के ठीक पहले मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के दूसरे संस्करण का पर्यवेक्षण किया, बहुत अच्छे से उसको सुपरवाइज किया, और जब सुपरवाइज किया तो उसमें कविता की जो राइम थी, पोएम राइम नॉट, ओके, कि कविता की जो राइम क्यों नहीं है की व्याख्या के साथ साथ उसके जो प्रारंभिक छंद थे, यानी कि प्रीफेटरी वर्सेस, और ये किसके द्वारा थे? एंड्रयू मॉरवेल के द्वारा। किसके? एंड्रयू मॉरवेल। अगर हम 91 पे बात करते हैं तो विच पोइट, कौन सा पोइट सा देखता है हिमसेल्फ, अपने आप को, एज मिल्टन्स पोएटिकल सन। मिल्टन का पोएटिकल सन किसको कहा जाता है? विलियम ब्लैक को। विच पोइट सा हिमसेल्फ, कौन मिल्टन का पोएटिकल सन किसको कहा जाता है? विलियम ब्लैक को। यानी कि किस कवि ने, किस पोइट ने स्वयं को मिल्टन का के कवि के पुत्र के रूप में देखा? तो वो थे विलियम ब्लैक। अगला, हु रोट, किसने लिखा? द ब्यूटीफुल and the sublime, no person seems better to have understand the secret of heightening or offsetting। उन्होंने 92 में कहा है, द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम में किसने लिखा कि किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई के रहस्यों को समझने या भयानक चीजों को स्थापित करने के लिए बेहतर, यानी कि क्या? अंडरस्टैंड द सीक्रेट ऑफ हाइटनिंग टू सेल्फ सेटिंग। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं अभिव्यक्ति का उपभोग कर सकता हूं, ओके, उनके सबसे मजबूत प्रकाश में एक विवेकपूर्ण अस्पष्टता के बल से, मिल्टन। तो इसको करने वाले कौन थे? ये कंप्लीट नहीं है, फिलहाल मैं बता देता हूं, एडमंड बर्क थे। अच्छा, इधर है, ये पूरा इधर है, सॉरी, ये है 92 नंबर पे, ये यहां से लेकर के पूरा यहां तक है, ठीक है। क्या लिखा है? इफ आई मे यूज द एक्सप्रेशन इन देयर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट बाय द फोर्स ऑफ जुडिशियस ऑब्सक्योरिटी देन मिल्टन, एडमंड बर्क। अगला लिखा है, मिल्टोनिक वर्सेस कैन नॉट बी रिटेन बट
in an artful or rather artist humor, and that Paradise Lost was a beautiful and grand curiosity who exclaimed it. मतलब यह है कि मिल्टॉनिक वर्स को एक कलापूर्ण या बल्कि कलाकार के हास्य में नहीं लिखा जा सकता, कैन नॉट बी रिटन, नहीं लिखा जा सकता, बट इन एन आर्टफुल और रादर आर्टिस्ट ह्यूमर, एंड दैट पैराडाइज लॉस्ट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी। और उन्होंने कहा कि पैराडाइज लॉस्ट एक सुंदर और भव्य जिज्ञासा थी। ये किसने कहा? जॉन कीट ने। तो जॉन कीट ने कहा, क्या कहा? पैराडाइज लॉस्ट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी। पैराडाइज लॉस्ट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी किसके द्वारा बोला गया? जॉन कीट के द्वारा। अगला 94 नंबर पे बात करें, हु क्लेम्ड, ये कहकर के कौन क्लेम करता है डेट की द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प और इट वाज ओनली अ हिंड्रेंस। यानी कि ये टीएस इलियट हैं और टीएस इलियट ऐसा दावा करते हैं, टीएस इलियट ने दावा किया कि मिल्टन के अध्ययन से कोई मदद नहीं हो सकती, यह केवल एक बाधा थी। मिल्टन के अध्ययन से द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी ऑफ नो हेल्प, किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल सकती, बल्कि मिल्टन की तो स्टडी जो है, अध्ययन है, इट वाज ओनली अ हिंड्रेंस, सिर्फ एक बाधा है, एक रुकावट है। ऐसा कहने वाले कौन थे? टीएस इलियट। 95 पे बात करें, हु रोट, किसने लिखा? हु रोट किसने लिखा दोस्तों? द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस दैट मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश। हु रोट किसने लिखा? हु रोट किसने लिखा? कौन सा? द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में किसने लिखा कि मिल्टन किसी भी सिद्धांत और इंग्लिश में काव्यात्मक प्रभाव के इतिहास में केंद्रीय समस्या है, यानी कि प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश। क्या है? मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, मुख्य समस्या है। तो हेराल्ड ब्लूम ने कहा ये बात। किसने? हेराल्ड ब्लूम ने कहा कि एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस दैट, कि मिल्टन क्या है? इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, मुख्य समस्या है, इन एनी थ्योरी और हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश में। 96 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो देखो द कोटेशन, हम कौन से कोटेशन की बात करेंगे? अ गुड बुक इज द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट। मतलब पहले इतने का समझो, एक कोटेशन यहां पर दी गई है कि एक अच्छी किताब एक मास्टर की आत्मा की अनमोल जीवनदायिनी है। अ गुड बुक इज अ प्रीसियस, एक अच्छी किताब उतनी ही कीमती, लाइफ ब्लड प्रीसियस होती है, दी प्रीसियस लाइफ ब्लड होती है ऑफ अ मास्टर्स स्पिरिट, मास्टर की आत्मा की। यानी कि एक अच्छी किताब एक मास्टर की आत्मा की अनमोल, प्रीसियस का मतलब अनमोल, लाइफ ब्लड का मतलब जीवनदायिनी है, जीवन से परे एक जीवन के उद्देश्य से। फिर उन्होंने कहा एम्ब्लेम्ड, जीवन से परे, एंड टीजर्ड अप ऑन पर्पज टू द लाइफ, टू अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ इज टेकन फ्रॉम मिल्टन्स। और ये कहां से लिया गया? मिल्टन के एरोपेजिटिका, जो कि एक प्रोज वर्क है। और एरोपेजिटिका कब आया था? फ्रीडम एरोपेजिटिका कब आया था? 1644 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगला, हु स्पोक ऑफ मिल्टन, हु स्पोक ऑफ मिल्टन एज आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट। ऐसा मिल्टन के बारे में कौन कहता है? मिल्टन के बारे में किसने कहा कि हमारा सबसे बड़ा सार्वजनिक कवि? ओके, आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट, मिल्टन एज आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट। तो मिल्टन ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट किसने बोला? फिलिप पलमन ने। किसने? फिलिप पलमन ने, या पुलमैन भी कह सकते हो इनको, ठीक है। अगला अगर हम बात करें 1734 की, हु सेड, किसने कहा इन 1734 में कि मिस्टर मिल्टन इज एस्टीम्ड द पेरेंट एंड द ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्स अमंग अस। तो देखिएगा ये ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1734 में कहा था कि मिस्टर मिल्टन हमारे बीच ब्लैंक वर्स के जनक और लेखक माने जाते हैं, ब्लैंक वर्स के जनक और लेखक माने जाते हैं। तो इजाक बर्ड्स कौन थे? ओके, इजाक बर्ड्स। 99 पे देखो, 99 पे अगर हम बात करें तो सैमसन एगोनिस्ट ड्रॉज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन। यहाँ पे जो सैमसन एगोनिस्ट हैं वो क्या करते हैं? ड्रॉज ऑन द स्टोरी, एक स्टोरी ड्रॉ करते हैं ऑफ सैमसन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। कहां से? ओल्ड टेस्टामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मिल्टन ने मिल्टन के चरित्र जो सैमसन है, सैमसन एगोनिस्ट ने सैमसन की कहानी पर आधारित है। और सैमसन की कहानी किस पर आधारित है? द ओल्ड टेस्टामेंट पर। और 100 नंबर पे देखो, माइकल लेब
posits that the drama is a work of violence to its very core. It extols violence, indeed it exalts in violence, which of the Milton's work is talking about. यहां पर उन्होंने कहा कि जो माइकल लेब, किसका नाम लिया गया? माइकल लेब। पॉजिट्स का मतलब होता है मानना है, पॉजिट्स का मतलब होता है मानना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। माइकल लेब का मानना है, और इनका क्या मानना है? आइलेस इन गाजा that the drama is a work of violence to its very core. It extols violence, indeed it exalts in violence, which of Milton's work he is talking about. तो ये जो कहते हैं कि माइकल लिव का मानना है कि नाटक अपने मूल में हिंसा का काम है, ये हिंसा को बढ़ाता है, वास्तव में हिंसा को आनंदित होता है। वह मिल्टन के किस वर्ग की बात कर रहे हैं? तो ये मिल्टन के सैमसन अगोनिस्ट की बात कर रहे हैं। अगला अगर हम बात करें, सैमसन, मनुआ, डिलिया, हार्पा आर दी कैरेक्टर्स, ये फेमस कैरेक्टर हैं मिल्टन के कौन से वर्ग के? तो सैमसन एगोनिस्ट। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामा है, ध्यान बनाए रखना। इनके कुछ वर्क बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस को जरूर पढ़िएगा, पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ना है, इसके बाद में सैमसन एगोनिस्ट को पढ़ना है, और फिर इनके और भी कुछ वर्क है जैसे लैसिडस है, उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या एल एलेग्रो इल पेंसर्सो है, कॉमस है, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से हमारे सवाल बनते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। हम भी एक एक करके आपको डिस्कस करेंगे इनके बारे में। 102 नंबर पे अगर हम बात करें, सैमसन अगोनिस्ट हो गया, ये सभी कैरेक्टर कहाँ के हैं? सैमसन अगोनिस्ट के हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 102 नंबर पे, मिल्टन डिस्क्राइब करते हैं सैमसन को एज बीइंग आईलेस इन गाजा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, a phrase that has become the most quoted line in Agonist, which novelist used it as the title for 1936 novel Eyeless in Gaza, Aldous Huxley। मतलब ये हुआ समझो, मिल्टन ने सैमसन में आइलेस इन गाजा के रूप में वर्णित किया गया है। मिल्टन ने सैमसन को, जॉन मिल्टन ने जब सैमसन अगोनिस्ट लिखा तो उसमें ये जो सैमसन नाम का कैरेक्टर था उसको मिल्टन ने किस रूप में वर्णित किया है? आइलेस इन गाजा के नाम से इसको वर्णित किया है। और ये वाक्यांश जो अगोनिस्ट में सबसे ज्यादा फेमस कोट बन गया, आइलेस इन गाजा, और इस इतना ज्यादा फेमस हो गया कि एक उपन्यासकार ने अपने 1936 के उपन्यास आइलेस इन गाजा का शीर्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया, और इसी फ्रेज को आइलेस इन गाजा को 1936 में एक उपन्यासकार थे जिन्होंने अपने उपन्यास का नाम भी आइलेस इन गाजा रख दिया। वो उपन्यासकार का नाम क्या है? एल्डोस हेक्सले। क्या नाम है? एल्डोस हेक्सले। अगला हम बात करेंगे द ड्रामा स्टार्ट द मीडियास रेस। देखो इनका ऐसा कौन सा ड्रामा है जो मीडियास रेस मध्य से शुरू होता है, ठीक है, स्टार्ट इन मिडिल। आगे सैमसन हैज बीन कैप्चर्ड बाय द फिलिस्तीन्स, कि सैमसन एगोनिस्ट होता है, सैमसन को फिलिस्तीन्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। हैज हिज हेयर्स, और उसके बाल, द कंटेनर्स ऑफ हिज स्ट्रेन्स कट ऑफ, ये सब उसके बाल वगैरह जो है वो कट ऑफ कर दिए जाते, काट दिए जाते, उसकी आंखों को निकाल दिया जाता है, ठीक है। सैमसन को अंधा कर दिया जाता है दुश्मनों के बीच में। ओके, ओ वर्स देन चेंज, दीज लाइन्स इज रेफर टू मिल्टन्स, और ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? सैमसन एगोनिस्ट से ली गई हैं। उन्होंने ये कहा कि एक इनका प्ले है मीडियास रेस से शुरू होता है। सैमसन को फिलिस्तीनों ने पकड़ लिया है, उसके बाल, जो उसके बालों बल के, यानी कि उसके बालों में ही उनकी शक्ति थी, कंटेनर निहित थी ऑफ हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति उसके बालों में ही निहित थी। जब तक उसके सर पर वो लंबे लंबे बाल रहते उसे कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन उन बालों को कट ऑफ, काट दिया गया, काट डाला और उसकी आंखें फोड़ दी गई। सैमसन दुश्मनों के बीच में अंधा हो गया, जंजीरों, और उसको जंजीरों से बांध करके जंजीरों से भी बदतर जीवन जीने के लिए बेबस कर दिया। ये लाइनें कहां से ली गई? तो सैमसन एगोनिस्ट से। इसके बाद मिल्टन यूजेज कोरस इन हिज क्लॉसिक ड्रामा, मिल्टन ने कोरस का इस्तेमाल किया अपने क्लॉसिक ड्रामा में। तो वो कौन सा ड्रामा है? सैमसन अगोनिस्ट है। कौन सा है दोस्तों? सैमसन अगोनिस्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत साथियों।